नमस्कार। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एनवायरनमेंट का पेपर 2019 का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस। यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, यानी किस क्षेत्र में, किस प्रदेश में रेनडियर पाए जाते हैं। आपको बताना है कि किस प्रदेश में रेनडियर पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में 4 प्रदेश दिए गए हैं। सबसे पहला टुंड्रा, मानसून, फिर हॉट डिजर्ट और टैगा, और आपको इसमें से एक सही आंसर को पिक करना है। तो सबसे पहली बात, रेनडियर होता क्या है। देखिए, जो डियर होते हैं यानी जो हिरण होते हैं, हिरण की एक स्पीसीज है, प्रजाति है रेनडियर, जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं डियर की, हिरण की, जो अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती हैं। पर आपको यहाँ पे उन स्पीसीज में से केवल एक की बात करी गई, रेनडियर की। तो आपको बताना वो कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम बात करें तो जो रेनडियर होता है वो विशेष रूप से पाया जाता है आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। उसके अलावा बोरियल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो नॉर्थ यूरोप, उसके अलावा साइबेरिया, उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है उसके जो माउंटेन के क्षेत्र यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पाए जाते हैं रेनडियर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रेनडियर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। रेनडियर पाए जाते हैं आर्कटिक क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में, उसके अलावा बोरियल क्षेत्र में, उसके अलावा नॉर्थ यूरोप, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी हम बात करें कि ये आर्कटिक क्षेत्र कहाँ पे होते हैं, देखिए जो आर्कटिक क्षेत्र होते हैं वो बेसिकली मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, और जो बीच है, बीच में जो रेखा डिवाइड करती है पृथ्वी को, 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। ये वास्तव में तो ये अक्षांश रेखा होती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, यानी जो पोलर का पार्ट है, यानी जो नॉर्थ में, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है, ठीक है। दक्षिण वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये उत्तर वाला पार्ट है। तो उत्तर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो पोलर क्षेत्र है यानी ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र है। और यहाँ पे जो साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे अंटार्कटिक क्षेत्र होता है। तो जो रेनडियर होते हैं वो खासकर कहाँ पाए जाते हैं, वो अंटार्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, दैट इज टुंड्रा। तो जो रेनडियर होते हैं वो टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। सबसे पहली बात तो ये घास का प्रदेश होता क्या है। देखिए, एक बड़ा सा क्षेत्र हो सकता है हमारी पृथ्वी पर, कहीं किसी कॉन्टिनेंट में, एशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर नॉर्थ अमेरिका में या फिर अफ्रीका में, किसी भी महाद्वीप में एक बड़ा सा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे जो वनस्पति है वो मुख्य रूप से घास से घिरी होती है। मतलब एक क्षेत्र में जो वनस्पति है मुख्य रूप से वहाँ पे घास पाई जाती है, उसी को हम घास के मैदान कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल उनका होता है, तो हम उनको घास का मैदान कहते हैं। और अगर हम बात करें कि घास का मैदान बेसिकली कहाँ कहाँ पे होता है, तो जैसा हमने बोला कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये जो सेंटर का पार्ट है यानी जो बीच का पार्ट है ये होता है हमारा, ये हमारा होता है इक्वेटोरियल जोन। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे 23.5 डिग्री और नीचे आएंगे 23.5 डिग्री, ये वाला पार्ट हमारा होता है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय। और फिर आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो हमारा होता है टेम्परेट यानी शीतोष्ण। तो 2 तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो ग्रासलैंड, जो घास के मैदान होते हैं वो उष्णकटिबंधीय होते हैं और शीतोष्ण होते हैं। 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि जो 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, ये उष्णकटिबंधीय है। और इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में जो भी घास के मैदान होंगे वो पहली बात तो ड्राई होंगे, सूखे होंगे। उसके अलावा उनमें नमी भी होगी सीजन्स में, यानी जब मौसम आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नमी होगी। और इसमें खासकर गर्मी आपको देखने को अवश्य मिलती रहेगी, क्योंकि जो सूर्य है वो डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो जो किरणें हैं सूरज की वो सीधे रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ती हैं, और इसी वजह से यहाँ पे गर्मी पड़ती है। अगर हम देखें यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, तो मिट्टी यहाँ की थोड़ी सी पुअर होती है, मतलब उसमें जो उर्वरक क्षमता है वो अच्छी नहीं होती है। अगर वहीं पे हम देखें जो शीतोष्ण जो घास के मैदान होते हैं
जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर होंगे या फिर 23.5 डिग्री मकर रेखा से नीचे होंगे। तो यहाँ पे जो घास के मैदान होंगे उनमें जो वेदर है वो कोल्ड होगा, ठंडा मौसम वहाँ पाया जाएगा। उसके अलावा जो गर्मी वहाँ पे जब होगी तो समर वार्म होती है, मतलब गर्मी में मौसम ठीक ठाक गर्म रहता है। मृदा है, सॉइल है, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी रहती है, वहाँ पे जो उर्वरक क्षमता है बहुत ही अच्छी रहती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है कि घास के मैदान होते क्या हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के। सबसे पहली बात यह है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सवाना, ठीक है, सवाना। उसके अलावा अगर देखें तो कंपास, उसके अलावा अगर देखें तो लानोस। तो कौन कौन से ट्रॉपिकल घास के मैदान होते हैं? ट्रॉपिकल घास के मैदान जो होंगे वो सवाना, उसके अलावा कंपोस, उसके अलावा लानोस, ये जो हैं ये उष्णकटिबंधीय हैं। और जो भी इनके अलावा होंगे मोस्ट ऑफ ग्रासलैंड वो सब होंगे टेम्परेट यानी शीतोष्ण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाना, कंपास और लानोस ये कैसे हैं? ये उष्णकटिबंधीय हैं। अब बात करते हैं कौन कौन शीतोष्ण हैं। तो शीतोष्ण की अगर हम बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे पंपास, ठीक है, पंपास कैसा शीतोष्ण है। उसके अलावा जो प्रेरी है वो कैसा है? शीतोष्ण है। उसके अलावा जो डाउन्स है वो भी कैसा? शीतोष्ण है। उसके अलावा जो वेल्ड है, एक वेल्ड ग्रासलैंड है वो भी शीतोष्ण है। उसके अलावा एक स्टेपी ग्रासलैंड है, स्टेपीज कहते हैं, वो भी शीतोष्ण है। तो कौन कौन से? पंपास, डाउन्स, प्रेरी, वेल्ड और स्टेपी, ये सब कैसे हैं? शीतोष्ण है। और आपको इसमें बताना था कि कौन सा एक टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। तो जैसा अब हम जान चुके हैं कि पंपास, डाउन्स और प्रेरी ये सभी तीनों कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और जो कंपास है ये एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अगले एग्जाम में कि पंपास कहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पंपास कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में है। डाउन्स कहाँ पे है? तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि प्रेरी कहाँ पे है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। अगर आपसे पूछे कंपास के बारे में, कंपास कहाँ पे, तो ये ब्राज़ील में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनके रीजन्स भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से देश में ये पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, यानी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज। सबसे पहले आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैंने एक बेसिकली वीडियो बनाया हुआ है ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी का बहुत ही बेसिक वीडियो है जिसके अंदर मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट जितनी भी कॉन्टिनेंट से जुड़ी चीज़ें हैं सारी बताई हुई हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके यूपी टेट के अंदर वहाँ से क्वेश्चंस भी आने के चांसेस पूरे हैं। तो आप लोग ज़रूर उसको अवश्य देखिएगा और उसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। पूरा लेक्चर है 3 घंटे का, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एरिया में सबसे बड़े कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, तो सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद में अफ्रीका है, उसके बाद में फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, उसके बाद फिर अंटार्कटिका है, उसके बाद फिर यूरोप है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट एरिया में है, तो एशिया है। नंबर 2 पे अफ्रीका है, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका है, नंबर 6 पे यूरोप है और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, जो 5th नंबर पर सबसे बड़ा है, अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है क्योंकि अंटार्कटिका एक जो है हैबिचुअल प्लेस नहीं है, यानी एक रहने के योग्य स्थान नहीं है। वहाँ पे पूरे ग्लेशियर है, तो वहाँ पे कोई देश वगैरह नहीं बसा हुआ है। और अगर यहाँ पे अगर हम समझें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, तो हम जानते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 कंट्री हैं जो मोस्ट पॉपुलेशन में है, यानी सबसे पहला चाइना है। हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन में जो देश है वो चाइना है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इंडिया है। और दोनों ही देश कहाँ पे हैं? एशिया के पार्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? एशिया, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान लगाते, दिमाग लगाते, तो इसको आप इजीली कर पाते कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। अगर सबसे बड़ा देश पूछता तो चाइना है, और अगर नंबर 2 पे पूछता तो फिर इंडिया हो जाता। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में बात करी गई है कि जो थारू, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो पहला है थार मरुस्थल में, दूसरा है उत्तराखंड में, तीसरा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, और चौथा है झारखंड में। अब देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया गया है। भारत में थारू जनजाति की बात करेंगे, यहाँ पे थार भी लिखा हुआ है, तो जिनको आइडिया बिल्कुल नहीं होगा वो थारू को थार से जोड़ करके सही करके आएंगे एक, पर वो गलत हो जाएगा। इसका उत्तर सही क्या है, भारत में जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है, और कुछ क्षेत्र उत्तराखंड का भी उसमें टच करता है। पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो आयोग ने दिया था वो ऑप्शन नंबर तीसरा था, यानी उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसमें कहा गया है कि भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन। आपको बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भिलाई के बारे में, तो 1955 में सोवियत संघ की मदद से भिलाई स्टील प्लांट को बनाया गया था, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़ होगा। और यहाँ से हम क्लू अगर लें तो हमको ये आइडिया मिलता है कि हमारे यूपी टेट में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि जिसमें प्लांट की बात करता है भिलाई या फिर अलग अलग स्टील प्लांट की। तो आपको कम से कम 2-3 स्टील प्लांट पता होना चाहिए। जैसे सपोज अगर हम बात करें, एक प्लांट है रौरकेला, कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नंबर 2 अगर हम बात करें, एक प्लांट है बोकारो। ठीक है, बोकारो कहाँ पे स्थित है, ये झारखंड में स्थित है। अगर हम बात करें दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, रौरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में है, बोकारो कहाँ पे, झारखंड में है, और दुर्गापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार कौन सा है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, यानी जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं वाटर हैसेंथ। ठीक है, वाटर हैसेंथ बहुत ही खतरनाक एक जल खरपतवार है, एक्वाटिक वीड है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है, इसका साइंटिफिक नेम अगर समझें तो क्या है, तो इकॉर्निया क्रासिपस। ठीक है, इकॉर्निया क्रासिपस इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं। और हमारे गांव के आसपास तालाब में आपको जलकुंभी जो वीड है वो दिखाई ज़रूर दे जाएगा। ये खतरनाक क्यों है, अच्छा इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदर खूबसूरत से फ्लावर लगते हैं तालाब में। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी तालाब में जलकुंभी है और उसमें जलकुंभी में फूल लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा वो नज़ारा देखने को मिलता है। पर उसके अगर हम एवज में देखें तो खतरा बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। क्यों, क्योंकि जिस भी तालाब में, मान लेते हैं तालाब है, इस तालाब में अगर जितनी अधिक मात्रा में जलकुंभी होगी तो ये करता क्या है, जो पानी की जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेता है, जिसमें दिक्कत ये होती है कि अगर पानी के अंदर जलीय जीव हैं जो मछली वगैरह हैं, अगर वो अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में भी है तो उनको पर्याप्त मात्रा में जो पानी की ऑक्सीजन है वो मिल नहीं पाती है, और इस वजह से जलीय जीवों का हानि होती है, जलीय जीव मर जाते हैं, और जो खरपतवार है जलकुंभी ये जीवित रहता है क्योंकि सारी ऑक्सीजन यही यूज़ कर लेता है, इसीलिए ये खतरा है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस, आपको बताना है कि जो विषाणु का जो अजैविक होने का लक्षण है वो क्या है। विषाणु का जो अजैविक होने का लक्षण है वो है क्या। हम सब जानते हैं कि वायरस एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, यानी वायरस को हम क्रिस्टली भी कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्रिस्टल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो अबायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक का मतलब क्या होता है। देखिए, जो वायरस होता है वो बायोटिक भी होता है और अबायोटिक भी होता है। अबायोटिक का मतलब होता है निर्जीव और बायोटिक का मतलब होता है जीवित। तो वायरस क्या है, निर्जीव और जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम समझें कि इसका आंसर क्या होगा,
तो इसमें लिखा हुआ है कि इससे वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, यानी इसमें वायरस में क्या कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है? बेसिकली होता है। कौन कौन से होते हैं? या तो वायरस के अंदर डीएनए होगा या फिर उसके अंदर आरएनए होगा, तो ये तो पाया जाता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर अगला ऑप्शन की अगर बात करें, इट कैनॉट रिप्रोड्यूस, क्या ये प्रजनन नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें, इट डज नॉट हैव प्रोटीन, ये भी सही है, इसमें प्रोटीन भी होती है। और अगला है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस यही इसकी प्रॉपर्टी है वायरस की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे वायरस के विषाणु की एक अजैविक यानी निर्जीव लक्षण क्या है, तो वायरस को हम क्रिस्टल के रूप में भी परिवर्तित करके रख सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। अब बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्लांट हार्मोन के बारे में। आपको बताना है कि प्लांट हार्मोन कौन सा है। देखिए, प्लांट हार्मोन बिल्कुल हमारे बॉडी यानी इंसानों के या फिर एनिमल्स के जैसे ही होते हैं, जो प्लांट की बॉडी में ग्रोथ के लिए होते हैं। अलग अलग काम के लिए होते हैं, कुछ फल के लिए होते हैं, कुछ फूल के लिए होते हैं, कुछ उसकी सेल्स की ग्रोथ के लिए होते हैं। उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर भी जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि प्लांट हार्मोन ऐसा कौन सा है जो फलों को पकने में सहायता करता है, तो हम सब जानते हैं वो एक हार्मोन होता है, वो है इथाइलिन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, इथाइलिन, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्री लिविंग एंड एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है। देखिए, बैक्टीरिया दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक हो सकता है एनारोबिक और दूसरा हो सकता है एरोबिक। अगर कोई बैक्टीरिया अवायवीय है, अगर कोई बैक्टीरिया एनारोबिक है, तो इसका मतलब कि उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो एनारोबिक हैं, जो अवायवीय हैं, उनको जीवित रहने के लिए O2 नहीं चाहिए, वो बिना O2 के सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया एरोबिक है, वायवीय है, तो उसको जीवित रहने के लिए O2 चाहिए होगा। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ्री लिविंग यानी मुक्त रूप से भूमि में रहने वाला बैक्टीरिया जो अवायवीय है और जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लॉस्ट्रीडियम एक प्रकार का फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है जो एनारोबिक होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि किस प्रकार का जो डीएनए होता है कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे बॉडी की जो सेल होती है उसके बीचों बीच में न्यूक्लियस केंद्रक होता है, और केंद्रक के भीतर आपको डीएनए मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डीएनए है जो मोस्ट कॉमनली इनसाइड द सेल यानी कोशिका के भीतर पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो डीएनए आम तौर पर होता है वो डबल हेलिकल होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, डबल हेलिकल यानी दोहरा कुंडलित संरचना के साथ ये होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि डीएनए की जो दोहरी कुंडलित संरचना है उसको किसने प्रपोज किया था? वाटसन और क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया था। और वो संरचना कैसी थी? वो संरचना आमतौर पर बी डीएनए की संरचना थी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बी डीएनए है वो हमारे कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, आपको बताना है। तो सबको पता है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बम्बई से ठाणे के बीच। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉम्बे टू ठाणे के बीच जो है पहली फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। और अगर आपसे पूछे कब चलाई गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल को 1853 में इसको चलाया गया था। और अगर हम बात करें इसमें कितने पैसेंजर बैठे थे, तो इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 400 पैसेंजर के आसपास इसमें सवार थे। और जो किसके टाइम में चलाई गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय इसको चलाया गया था, ठीक है। और इसने लगभग 34 किलोमीटर का यात्रा करी थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा हुआ है कि एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, यानी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। तो हम सब जानते हैं इसका आंसर सोनेपुर बिहार है। सबसे बड़ा जो एशिया का पशु मेला है वो सोनपुर बिहार में इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है कि
नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1961 में, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपसे बोला गया है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी राइट टू इक्वालिटी इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल। आपको बताना कि कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में क्षमता का यानी समानता का, इक्वालिटी का मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं वो कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं, ठीक है, पहले 7 हुआ करते थे, अभी 7 है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से आर्टिकल से कहाँ कहाँ तक है, तो हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, आर्टिकल 14 to 18 ये डील करता है राइट टू इक्वालिटी से, यानी समता के अधिकार से। उसके बाद फिर अगर बात करें आर्टिकल 19 से 22 ये डील करता है राइट टू फ्रीडम से, यानी स्वतंत्रता के अधिकार से। उसके बाद फिर आर्टिकल 23 से 24 ये डील करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार से। और उसके बाद फिर आर्टिकल 25 से 28 ये डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अगर और देखें हम तो फिर 29 और 30, ठीक है, ये डील करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से, ठीक है, यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जो अधिकार है उनसे डील करता है। और फिर लास्ट में अगर बात करें तो 32 जो आर्टिकल है वो डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, यानी जो संवैधानिक उपचार है उनका जो अधिकार है उनसे डील करता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको डिस्कस कर लिया है, और आप लोग जान चुके होंगे कि इसका उत्तर सही क्या है। तो हम जानते हैं इसका उत्तर के आर्टिकल 14 से 18 यही डील करता है राइट टू इक्वालिटी से। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। आप लोग कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दें, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है और किसने कहा है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को किस इंसान ने कहा है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें कहा गया है कि विच कंट्री हैज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपको बताना है किस देश में लचीला संविधान लागू है, भारत, अमेरिका, चीन या फिर यूनाइटेड किंगडम। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में दोनों है, लचीला भी है और रिजिड भी है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में रिजिड है, ठीक है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन में भी रिजिड है। और अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल की तो यूके में फ्लेक्सिबल संविधान है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। देखिए इसका मतलब ये है फ्लेक्सिबल से और रिजिड से, यानी एक कठोर संविधान एक लचीला संविधान से मतलब ये होता है कि अगर किसी भी देश के संविधान में अगर आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं तो इसका मतलब कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही लचीला है। अगर किसी देश के संविधान में संशोधन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है तो हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पे जो संविधान है वो कैसा है, वो संविधान वहाँ का लचीला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के ईयर्स के बारे में, जो भी पेपर्स कंडक्ट हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।